हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 26 कंप्लीट करेंगे। अभी तक 25 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी जो इवनिंग में आपके 10 एमसीक्यूज आते हैं, ये सभी राज्यों के स्टेट पीएससी और यूपीएससी प्री को टारगेट करके तैयार किए जाते हैं। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके इनके लिए जो प्री पेपर दे रहे हैं या किसी भी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट इस सीरीज पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और पीडीएफ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। हाल ही में ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करें। आपको यहाँ पर रॉन्ग कथन चयन करना है। ओके, यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। इसकी अध्यक्षता रूस ने की। इसमें सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान दिया गया था। इसके सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ कोरिया आते हैं। तो यहाँ पर हमारा गलत को आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है, ना कि साउथ कोरिया। ओके, बाकी सभी राइट हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की थी, तो ये रूस ने की थी, तो आप इसे याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बारकाहा का परिचालन शुरू किया है, तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये संयुक्त अरब अमीरात का और अरब क्षेत्र का पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र है बारकाहा। ओके, संयुक्त अरब अमीरात का लक्ष्य है 2023 तक इस प्रकार के 4 नागरिक परमाणु संयंत्रों का क्या करना? संचालन करना, ये लक्ष्य रखा गया है। ये जो संयुक्त अरब अमीरात है और साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो कंपनी है, उनके संयुक्त उद्यम के रूप में इसको स्थापित किया गया है। तो आप याद रखेंगे बारकाहा क्या है? एक वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इस ऊर्जा संयंत्र के स्थापित हो जाने से ये कार्य करने लगा है। तो इसके कार्य करने से संयुक्त अरब अमीरात उन विश्व के 7 देशों में शामिल हो गया है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस महान स्वतंत्रता सेनानी किस पुण्यतिथि 100वीं पुण्यतिथि से संबंधित गलत कथन का चयन करें? कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, गलत कथन का चयन करें। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 2 दिवसीय ये वेबिनार आयोजित किया गया था। काशी लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर, देखिए ये गलत है। ये जो वेबिनार था इसका विषय क्या था? लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर, तो ये भी राइट है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी। उपरोक्त में से कोई भी कथन क्या है? गलत नहीं है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा समर्थ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। इसे किसने खरीद लिया? इसकी हिस्सेदारी को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। देखिए, समर्थ कार्यक्रम एमएसएमई की जो कंपनियां हैं उनके लिए शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से किनको फोकस किया गया है? बुनकर, कारीगर और शिल्पकारों के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से कौन प्रोवाइड करेगा? फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से वॉलमार्ट विविध कार्यक्रम भी किसके लिए चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, फ्लिपकार्ट के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्रुवीय भालू आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? तो ये शामिल है वल्नरेबल कैटेगरी में। ओके, संवेदनशील, मतलब इसमें जो पत्रिका है जर्नल, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि 2023 तक इसकी क्या होंगी? जो 25,000 प्रजातियां हैं ध्रुवीय भालू की, वो खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। अभी कितनी है? 25,000। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ये? ध्रुवीय क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्र में। क्यों हो रहे हैं ये वल्नरेबल या खत्म होने की या विलुप्ति की कगार पर क्यों आ रहा है? क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से बर्फ पिघल रही है। क्यों पिघल रही है?
ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और जो इनका प्राकृतिक आवास है वो क्या है, बर्फीला एरिया ही है, इसलिए क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहे हैं। जो रेड डाटा लिस्ट में समाप्त हो लिस्ट में आ जाते हैं वो पहले ही क्या हो जाते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी रेड डाटा लिस्ट में ये 4 लिस्ट होती हैं और इनके अकॉर्डिंग उस जानवर को क्या किया जाता है, बताया जाता है कि वो किस स्थिति में, तो किस में है, वल्नरेबल स्थिति में है, तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया से संबंधित गलत कथन का चयन करें। गलत चुनना है आपको यहाँ पर। यह दिवस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, जो 2019 में पास हुआ था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने इस दिवस को मनाने की बात कही है। 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई से महिलाओं के मुक्त होने के रूप में मनाया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नितिन गडकरी हैं, हूँ नहीं है, तो ये गलत है आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कौन है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। कब मनाया गया महिला अधिकार दिवस, तो ये मनाया गया 1 अगस्त को। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा बांग्लादेश में 445 मेगावाट गैस आधारित बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये अभी चर्चा में क्यों रहा है, ये जापान की जो जेरा कंपनी है, जेरा, उसके साथ समझौते करके ये क्या बनाया जा रहा है, पावर प्लांट, जो मेगावाट का ये प्लांट है, गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। जेरा और रिलायंस की हिस्सेदारी है इसमें, रिलायंस की है 51% और जेरा की है 49%। ओके, इस हिस्सेदारी के साथ ही 6 समूहों को इसमें शामिल करके $642 बिलियन का क्या लिया गया है, ऋण लिया गया है, इसलिए अभी ये चर्चा में रहा था। तो ये संयंत्र कहाँ बन रहा है, बांग्लादेश के ढाका में बनाया जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। राजतरंगिणी, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल करा करूंगी करंट के, तो ये आज से शामिल होंगे। राजतरंगिणी के रचना से संबंधित गलत कथन का चयन करें, तो गलत कथन देखिए, इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास था। 1151 ईस्वी के प्रारंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक का कालानुक्रम अनुसार इसका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। राजतरंगिणी में अंतिम विवरण जैन उल अबिदीन का है, तो ये इसमें गलत होगा। किसका, जैन उल अबिदीन का वर्णन जो दिया गया है वो उसका वर्णन नहीं है, ये लौह वंश के जयसिंह का अंतिम वर्णन है। किसके, लौह वंश का जो शासक था जयसिंह, उसका अंतिम वर्णन है, ठीक है, जैनुल अबिदीन का अंतिम वर्णन नहीं है, तो यहाँ पर ये राइट आपका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, बाकी तीनों सही हैं। गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन को पहचाने। यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है। गुप्तकाल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, न्याय धार्मिक नियमों और नीतियों के अनुसार करता था। इस काल में युद्ध और शांति का मंत्री को संधि विग्राहक कहा जाता था। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महानायक कहा जाता था, तो ये यहाँ पर गलत आंसर होगा डी। यहाँ पर पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महानायक नहीं कहा जाता था, दंडपासिक कहा जाता था। क्या कहते थे, दंडपासिक कहते थे। तो यहाँ पर हमारा बाकी गलत आंसर क्या होगा, डी होगा, बाकी सभी राइट है। ओके, भारत में मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। क्यों, देखिए मूल अधिकार तो क्या होते हैं, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए, उन्हें क्या कहा गया, मूल अधिकार। नैसर्गिक अधिकार क्या होता है, जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं मानव होने के नाते, मतलब आप स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, कोई आपको बेड़ियों में जकड़ कर नहीं रख सकता, ये आपका नैसर्गिक अधिकार हो गया। संवैधानिक अधिकार क्या है, संविधान में भाग 3 के बाहर जो अधिकार दिए गए। क्यों, क्योंकि मौलिक मताधिकार भी क्या है, संविधान के अनुच्छेद 326 में वर्णित है कि 18 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे वो मताधिकार देने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। और विधिक अधिकार क्या होते हैं, जो सरकार कोई कानून बनाकर अधिकार प्रदान करती है। जैसे आपको बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है तो मनरेगा के तहत दिया जाता है ना, तो वो क्या हो गया, एक संवैधानिक अधिकार, जिसे अलग अलग राज्य सरकारें देती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कानून बना है उसमें बेरोजगारी भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, तो आप समझ गए यहाँ पर ये कौन सा अधिकार हुआ, मताधिकार आपका संवैधानिक अधिकार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की संसद के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। गलत चुनना है, यहाँ भी हमें गैर सरकारी सदस्य मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गैर सरकारी विधेयक मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत सदस्य कला, विज्ञान,
सामाजिक क्षेत्रों में से होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो गलत कथन है वो होगा ए। देखिए, गैर सरकारी विधेयक मनोनीत सदस्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। गैर सरकारी का मतलब होता है जो सरकार में शामिल नहीं है, और सरकार में शामिल होने का मतलब ये होता है मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में कोई मंत्री का पद नहीं संभाल रहे हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। जैसे कोई बिल अगर अमित शाह प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? सरकारी, क्योंकि वो सरकार के एक अंग है, मंत्री है भाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई विधेयक जेपी नड्डा प्रस्तुत करते हैं, जो कि क्या है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। या फिर राहुल गांधी कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक, क्योंकि ना ही वो सरकार का अंग है, कोई मंत्री नहीं संभाल रहे हैं पद, तो ये क्या कहलाते हैं? गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं, जो सरकार में शामिल नहीं है। इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं होता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से आप एक और चीज याद रखिए। देखिए, यहाँ पर जो संविधान में वर्णित है कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र में से जो संबंधित लोग हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। हालांकि अभी जो खेल से संबंधित थे कौन? सचिन तेंदुलकर, उन्हें भी मनोनीत किया गया था। और न्याय से संबंधित थे कौन? रंजन गोगोई, इन्हें भी क्या किया गया है? राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। ओके, इसी को करंट कहते हैं कि हम अपडेटेड रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।